अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब लास्ट हमने देखा था ब्रैग्स रिफ्लेक्शन को समझा था। एक्सरे आके स्कैटर्ड होती थी, वहां पे ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का एक कंसेप्ट आया था कि आपके पास एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर जो एक्सरे की डायफ्रैक्शन इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो उसी की एक एप्लीकेशन समझ लें जो कि मानी जाती है कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब कॉम्पटन आर्थर होली कॉम्पटन ने डिस्कवर किया कि जो एक्सरे है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको बड़े अच्छे से मालूम है, जब आप उसे किसी मटेरियल पे गिराते हैं, मटेरियल भी ऐसा जो लो एटॉमिक नंबर वाला है जैसे कार्बन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाता है। यानी जो टक्कर खाने से पहले की फ्रीक्वेंसी थी और टक्कर खाने के बाद की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ जाएगी। तो वो जो स्कैटर्ड बीम थी, इसका मतलब अब वहां पे दो तरह की वेवलेंथ होंगी। ठीक है, तो अब इसके साथ जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी, इसका मतलब वहां पे एक लॉन्गर वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके पास, अच्छा, तो जो वेवलेंथ में बदलाव आया वो एनर्जी की कमी की वजह से आया, एनर्जी जाया हुई स्कैटरिंग की वजह से। तो ये अब आपके पास जो इलास्टिक इंटरेक्शन है, इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं सादा सादा जबान में बात करूं कि एक ऐसी आपके पास एक्सरे आई जिसकी वेवलेंथ छोटी थी, टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद जो स्कैटर हुई उसकी वेवलेंथ बड़ी थी, तो वेवलेंथ अब आपके पास बदल गई। तो ये जो वेवलेंथ का बदलाव है, अब इसमें हमने ये माना कि आपके पास क्या होता क्या है कि इलास्टिक, मैंने लफ्ज लिखा कि इलास्टिक इंटरेक्शन है, कि जो एनर्जी अब आने वाले फोटोन की कम हुई है, वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका मतलब वो उसने वहां पे आयनाइजेशन की है। तो आपकी एनर्जी जो है वो हीट में नहीं गई, वो एक दूसरी जगह यूज हो गई। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी की मिकदार क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब अब जो ये वेवलेंथ में बदलाव नोट किया गया, ये चीज कॉम्पटन इफेक्ट है। अब हमने इस चीज को मेजर करना है, जरा देखना है। तो ये इफेक्ट बुनियादी तौर पे क्वांटम थ्योरी की सोच पे यानी एक्सप्लेन हुआ। क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। एंड पे जाके मैं वो रीजन भी बताऊंगा कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम ऐसा मानेंगे जैसे पार्टिकल कोलिजन हो रही है, यानी जो एक्सरे का फोटोन है और जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो आमतौर पे यानी इस तरह हिट करेंगे जैसे बिलियर्ड बॉल हिट कर रही है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रेस्ट पे मानेंगे, फ्री मानेंगे। फ्री इसलिए कि होल्ड लूजली बाउंड होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें तो बाइंडिंग एनर्जी जिसकी एक्सरे के फोटोन से इंतहाई कम होगी। अच्छा, तो इस सारे प्रोसेस में एनर्जी और मोमेंटम क्या रखने हैं? कंजर्व रखने हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन हो रही है, इसमें जो फोटोन की एनर्जी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन वहां से लेके निकल जाएगा। तो आपके पास जो एक्सरे आई थी, अब उसकी एनर्जी पहले से कम हो गई, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई। तो ये सारी उस चीज की एक तरह से वजाहत है जो ऊपर लिखी हुई है। अब इसका मैथमेटिकल टूल बनाते हैं। लेट से हम ये कह देते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू है, उसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी है, और जो जिससे उसने टक्कर खानी है, जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम जीरो है। उसकी रेस्ट मैस एनर्जी है एम नॉट सी स्केयर। ठीक होगी बात? टक्कर खाने के बाद क्या होगा? फोटॉन स्कैटर्ड कर गया। अब आप देख सकते हो वेवलेंथ में बदलाव आ रहा है। ये वेव छोटी है, ये वेव बड़ी है। तो ये फाई एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है, ये थीटा एंगल पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके मतलब ये हुआ कि जो फोटॉन के पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, तो ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है फाई, तो इसके कंपोनेंट बन जाएंगे मोमेंटम के। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन के देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के भी मोमेंटम के कंपोनेंट आपको दिखाई जा रहे हैं। तो अब ये चीज लेके हम चलते हैं आगे। लेट से हम कहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन है, तो शुरू की एनर्जी बाद की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। शुरू में देखो एनर्जी कितनी थी? एच न्यू थी। यहाँ की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर थी, वो मैंने सम कर दी। टोटल एनर्जी बिफोर इंट्रैक्शन इक्वल हो गई। टक्कर खाने के बाद की एनर्जी कितनी थी फोटॉन की? एच न्यू प्राइम। बाद की कितनी थी? एम सी स्क्वायर, तो इसे हम एम सी स्क्वायर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आपके पास आ गई। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें, तो अब मोमेंटम चूंकि वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हम बना लेंगे, एक्स
और y, तो x के लॉन्ग देखो तो इंसिडेंट देखो, इंसिडेंट में फोटॉन आ रहा है, x कंपोनेंट मौजूद है h न्यू बाई c, इलेक्ट्रॉन वैसे ही रेस्ट पे तो मोमेंटम जीरो हो गया। टक्कर खाने के बाद फोटॉन का x कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉन का x कंपोनेंट वो आप यहां से देख सकते हैं, h न्यू बाई c cos फाई आ जाएगा और इसका p cos थीटा यानी mv cos थीटा आ जाएगा, वो लिखा गया। अब c कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास mv c cos थीटा बराबर लिखा जा सकता है किसके, h कॉमन ले लो न्यू माइनस न्यू प्राइम कॉज ऑफ फाई के, ठीक है, अरेंज करके लिख दिया। फिर y कंपोनेंट अगर उठा लिया जाए तो y कंपोनेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे इनिशियली तो y कंपोनेंट है ही कोई नहीं, दोनों ही x एक्सिस पे हैं, बाद में y कंपोनेंट मौजूद है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जरा ये देख लो 0+0 यानी इब्तदाई y कंपोनेंट नहीं था, h न्यू बाई c साइन फाई माइनस एम बी साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन मैंने बता दिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई कर देगा। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम क्या करें, स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो वो इस तौर पे लिखा जा सकता है। तो अब आपके पास एम स्क्र वी स्क्र सी स्क्र दोनों में है, वो आपने कॉमन ले लो, कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो एच का स्क्वायर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में है तो इसका a माइनस बी होल यानी स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इसमें वैसे ही आ जाएगा एच स्क्वायर वी न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो अब आप देखो मैंने कलर चेंज किए हैं, ये इन दोनों में से आप कह सकते हो कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप इसमें से रेड वाला जो फैक्टर मैंने हाईलाइट किया है तो आप वो कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर आपके पास 5 साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को आप जानते हैं कि बराबर 1 के लिखा जा सकता है, वो तो 1 इसमें हो जाएगा, 1 इसमें हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब जो आपकी इक्वेशन 1 थी, ये वाली इक्वेशन 1, ये एनर्जी वाली, इसमें से आपने अरेंज करके इसे लिखना है एम सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये एच न्यू माइनस न्यू हो जाएगा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इस साइड का स्क्वायर लेते हैं तो लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर, राइट साइड का भी स्क्वायर, इसका वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट ही आ जाएगा। फिर आपके पास चूंकि दोनों, फिर फर्दर इसका स्क्वायर है तो वो 2 के साथ आ जाएगा, यानी 2 दफा लगेगा, एक इसका स्क्वायर खोलेंगे फिर ये एज अ होल जब दोनों का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वो भी आपके टूल बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो इसमें देखो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें देखो तो एम स्क्वायर सी की पावर 2 है, तो आप एम सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। इसमें से आप चीजें देख सकते हैं तो कुछ फैक्टर आपके यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 2h के म्यू म्यू प्राइम 1 माइनस कॉस फाई के तौर पे आ जाएगा 2h न्यू माइनस म्यू प्राइम आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये यानी सारे फैक्टर आप उस तौर पे लिखे जा सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास टूल आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें से जो ये वैल्यू जिसे मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आप रिलेटिविस्टिक फार्मूले से देख सकते हो, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, दोनों साइडों को स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके नीचे वाले फैक्टर का एलसीएम ले लो, तो वो आप इस तौर पे इसे लिख सकते हैं, नीचे से फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये सारी चीजें मैजेंडा कलर में हाईलाइट हुई है। अगर आपने इस जैसा बनाना है तो इसका सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, तो मैं दोनों साइडों पे सी स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये टूल आ गया। अब ये सारी चीज जो मैजेंडा कलर में हाईलाइट हुई है, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 लिखा जा सकता है, तो वो मैं वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जब मैं वो वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये रेड कलर में हाईलाइट हो गया, ये इससे कट सकता है, तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया आपके पास। अब ये नेगेटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। आपने जस्ट अरेंजमेंट करनी है। अब आपके पास क्या है कि जनाब आपने इसमें से चीजें थोड़ी सी न्यू माइनस न्यू प्राइम एक तरफ रखना, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाना, एच एच स्क्वायर से एडजस्ट हो सकता है, 2 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब आप इसको दो इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हो, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग करके 1 माइनस न्यू प्राइम आ जाएगा, 1 माइनस न्यू, इस सारे को हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है सी बाई न्यू के, सी स्क्वायर है तो सी उठा के एक तरफ इधर ले जाओ, तो ये सी बाई है, यानी आपके पास आ जाएगा लैम्डा की लैंग्वेज में, तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ आ गया, उसके बाद एच ओवर एम नॉट सी आ गया। ये जो रिलेशन है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डेल्टा लैम्डा जो वेवलेंथ का बदलाव है वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना वो नेचर ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे, फाई पे, फाई यानी जो आपके स्कैटरिंग फोटॉन का जो एंगल होगा उस पे।
तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुख्तलिफ एंगल पे स्कैटर करेंगे तो वेवलेंथ में बदलाव कितना आएगा वो निकाल के देख लेते हैं। तो थीटा जीरो करके प्लेस किया, जब आप थीटा जीरो करोगे कॉस फाई जीरो वन वन माइनस वन जीरो तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कोई वेवलेंथ में बदलाव नहीं आएगा अगर फोटॉन सीधा ही गुजर गया। थीटा 90 रखो, थीटा 90 रखोगे तो आपके पास कॉस 90 जीरो, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.243 आंगस्ट्रम। इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं। थीटा 180 रख के देख लो तो आपके पास 0.485 आंगस्ट्रम आ जाएगा। ये मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर की जाए तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आपने फॉल की है किसके ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर जैसे कार्बन है। फिर आपके पास जो स्कैटरिंग एक्सरे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो कल का लेक्चर था उसमें इसके मुताबिक अब ये एप्लीकेशन आ गई ना उसकी, तो आपने वेवलेंथ डिटरमिन कर ली। ये स्पेक्ट्रोमीटर आपका फ्रीली क्या कर सकता है, स्विंग कर सकता है, यानी आप आसानी से इसे स्कैटर्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये वेवलेंथ जो होगी स्कैटर्ड मेजर करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएंगी डिफरेंट एंगल्स पे। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जो स्कैटर रेडिएशन है, इंसिडेंट वेवलेंथ आपकी लैम्डा नॉट है, टक्कर खाने के बाद लैम्डा प्राइम है, तो कॉम्पटन शिफ्ट अगर आप निकालो तो मुख्तलिफ एंगल्स पे वो रिजल्ट ऐसे आएंगे। थीटा पे देखो तो प्राइमरी बीम है, यानी आपके पास जैसे था वही ओरिजिनल बीम। अगर आप थीटा 45 पे देखो तो आपको चेंज दिख रहा है, लैम्डा नॉट और लैम्डा प्राइम के बीच में दूरी है। ठीक है, अगर आप 90 देखो तो आप देख सकते हो कि ये गैप, ये डिफरेंस बढ़ गया। 135 पे डिफरेंस और बढ़ गया। ठीक है, तो इसका चेंज इन वेवलेंथ आती जा रही है आपके पास। ठीक, तो अब अगर बात की जाए क्लासिकल क्यों नाकाम हुई, पहले तो ये बात कर लो ना कि मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स ने इसको कैसे डील किया। क्वांटम फिजिक्स ने इसको पार्टिकल के तौर पे डील किया कि यानी वो एक बिलियर्ड बॉल की तरह हिटिंग हो रही है, जबकि क्लासिकल थ्योरी समझती थी कि जो इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है वो जब टक्कर करेगी इलेक्ट्रॉन से यानी टारगेट मटेरियल के तो वो उसे ओसिलेट करवाएगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। ये ओसिलेशन जो इलेक्ट्रॉन की आएंगी वो फिर क्या मिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जिससे उसने हिट की थी। तो आपके पास इस एक्सप्लेनेशन के तहत तो जो आपके निकलने वाली वेवलेंथ है, जो निकलने वाली एनर्जी है, वो तो सेम फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए थी जो आके हिट करनी थी। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए क्लासिकल फेल हो जाती है। अब अगर हम कहें कि जो टक्कर खा के इलेक्ट्रॉन जा गया है उसकी थीटा, उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए, तो इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर 3 रखा नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। आपके पास एमवीसी एमवीसी से कट जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, एच एच से कट जाएगा। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए टक्कर खाने के बाद। मैंने रेड कलर को हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे इसकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो अब हम जानते हैं इक्वेशन 8 जो हमने निकाली थी, ये इक्वेशन 8 है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, नेगेटिव फैक्टर दूसरी तरफ ले गया हूँ और यहाँ पे cos 1 माइनस cos 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर 5/2 लिख दिया। अब आपने इसको उल्टा लिया है, जब इसको उल्टाएंगे तो इसके एलसीएम लेके इसको भी उल्टा लिया गया साथ ही, और इस सारे में जो एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर ऐसे मैंने बीटा का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू उठा के आप इस जगह पे डाल सकते हैं इक्वेशन 10 में। जब आप इक्वेशन 10 में डालोगे ऊपर भी लिखनी पड़ेगी नीचे भी लिखनी पड़ेगी। इस सारे को सॉल्व करते तो cot 5/2 1 प्लस एच न्यू बाई बीटा, यानी बीटा की वैल्यू लगा के आंसर आ गया। तो ये थीटा जो आपका इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को देखें कि टक्कर खाने के बाद उसे एनर्जी कितनी मिली है, तो आपको जो डिफरेंस आ जाएगा कि आने वाली एनर्जी जो फोटॉन आया था और जाने वाली फोटॉन के जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जाहिर है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने हासिल की है, तो वो आपने दोनों का डिफरेंस ले लिया, न्यू प्राइम की वैल्यू प्लेस की है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास फैक्टर आ गया। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।